Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have started in chapter number 9 in a force and law of motion. Next topic is law of inertia of motion. तो आज हम बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, सुनो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी in a straight line, so it will continue to move with the same velocity unless an external force is applied on it। तो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है क्या, सुनो ध्यान से, कि कोई बॉडी है हमारे पास बेटा, अगर वो मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो सेम वेलोसिटी से ही क्या करेगी बेटा, मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना कर दें, तब तक वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। जैसे ही हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, वो जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो उस वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। मान लो कोई व्हीकल चला रहे हैं, सेम वेलोसिटी से व्हीकल चला रहे हैं, फिर हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, तो वो व्हीकल क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। तो ये भी केस हमारे पास क्या हो सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का हो सकता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जिसके वजह से हम समझेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है। सुनो ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कोई बस मूव कर रही है, उस बस के अंदर आप बैठे हो, तो बस मूव कर रही हो, तो इसका मीनिंग आप भी मूव कर रहे हो उस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से क्या कर रही है बेटा, बस मूव कर रही है। अब क्या है हमारे पास बेटा, अगर मान लो कि ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, बस किस में चली जाएगी, रेस्ट में, और आप भी किस में चले जाओगे बाद में, रेस्ट में। तो जब आप रेस्ट में जाओगे मोशन से, तो आप क्या होते हो बेटा, फॉरवर्ड की ओर ऐसे मूव हो जाते हो बस के अंदर। जो आपका अपर पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है आपका, वो ऐसे आगे की ओर झुक जाता है जब बस स्टॉप होती है। तो ऐसे क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले बस मोशन में जा रही थी, जैसे ही उसने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, तो आप मोशन में किस में होगे बेटा, रेस्ट में, जिसकी वजह से आप एक बार आगे की ओर क्या हो जाते हैं बेटा, झुक जाते हो। ओके, तो ये भी किसका केस है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का। सेकंड देखो हमारे पास, मान लो कि कोई बस मूव कर रही है, ठीक है, चलती बस से आपने उतरना है, तो आप क्या करोगे बेटा, जिस ओर बस मूव कर रही है उसी ओर आप क्या होगे बेटा, उतरोगे, और कुछ देर तक चलोगे, फिर आप की बॉडी क्या चली जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। तो ये भी क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। मान लो कि बस इस ओर मूव कर रही है और आप इसकी अपोजिट साइड उतरते हो, तो इससे क्या होता है, आपका कोई चोट लगने का खतरा हो सकता है या एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। जिस ओर बस मूव कर रही है हमेशा ही हम उसी ओर क्या होते हैं बेटा, उतरते हैं, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि बस भी मूव कर रही है तो हमें भी उतना मूव करना पड़ेगा कुछ टाइम तक, फिर हमारी बाद में जाके जो बॉडी है वो किस में चली जाएगी बेटा, रेस्ट में चली जाएगी। ओके, तो ये भी किसका केस है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इनर्शिया और मास के बीच में रिलेशन, कि इनर्शिया और मास के बीच में रिलेशन क्या होता है। पहले समझो इनर्शिया क्या होता है, आपको पता ही है। मास क्या होता है, दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट का सब्सटेंस है उसको वो बोलते हैं मास। जैसे मान लो कि कोई रबर बॉल है, वो 1 kg की है, तो ये मास हो गया उस रबर बॉल का। कोई आयरन की बॉल है 5 kg की है, तो ये मास हो गया उस आयरन बॉल का। अब इनर्शिया और मास में रिलेशन क्या होता है, अगर हमारे पास मास क्या हो बेटा, हाइयर हो, अगर हमारे पास मास क्या हो, हाई हो, तो हमारे पास इनर्शिया भी क्या होता है, हाई होता है। याद रख लेना कैसे। मान लो कि मेरे पास 1 kg की रबर की बॉल है और 1 kg की आयरन की बॉल है, तो मेरे को ये बताओ 1 kg की जो रबर की बॉल है उसको मैं किक करूँगा तो वो क्या करेगी, मूव करेगी। अगर मान लो कि 5 kg की आयरन की बॉल है, उसके ऊपर मैं किक करूँ तो क्या वो आगे की ओर मूव करेगी, बिल्कुल कम करेगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि जिसका मास क्या होगा, हाई होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का मास हाई होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, हाई होगा। अगर मान लो कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको हिला नहीं सकते, ये रेस्ट पोजीशन में, इसको हिलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हाई मास होगा, तो अगर
उसको हम मूव करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको रेस्ट में लेके आना चाहते हैं जिसका मास हाई है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि उसका इनर्शिया भी क्या होता है बेटा, हाई होता है। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा इनर्शिया और मास के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसको करने से पहले इसके अंदर हम एक क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो न्यूटन ने एक क्वांटिटी के बारे में बताया था जिसका नाम क्या होता है बेटा, बहुत ही प्यारी सी क्वांटिटी है जो हमारे पास क्या है, मोमेंटम। पहले मोमेंटम के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होती है, सुनो ध्यान से, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे पास क्या करती है, किसका प्रोडक्ट होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अगर आपको मोमेंटम निकालनी है तो मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो अगर मास और वेलोसिटी का हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास क्या होता है बेटा, मोमेंटम पैदा होता है। ठीक है, अगर हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास मोमेंटम पैदा होता है। मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, सुनो ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया कि मैं एक गन से क्या कर रहा हूँ बेटा, बुलेट को फायर कर रहा हूँ। गन से क्या कर रहा हूँ, बुलेट को फायर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जो गन है वो तो आपको पता है, कोई भी ले लो गन। ठीक है, मेरे पास जो बुलेट है वो 100 ग्राम की है, मान लो 100 ग्राम की बुलेट है, लेकिन हमारे पास एक छोटी सी 100 ग्राम की बुलेट, पतली सी 100 ग्राम की बुलेट जो है उसको मैं एक गन से फायर करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, वो एक पर्सन को किल कर सकती है या नहीं कर सकती, कर सकती है। तो मैं एक बुलेट से किसी पर्सन को किल करना चाहता हूँ तो मैं पर्सन की ओर बुलेट को क्या करूँगा, सॉरी गन को लेके जाऊँगा और बुलेट फायर करूँगा तो वो पर्सन को किल कर सकती है। तो इसका मीनिंग, इसके पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ पे मोमेंटम क्या थी बेटा, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमारे पास वो पर्सन क्या हो गया बेटा, किल हो गया। ठीक है, अगर यही मैं हाथ से यही बुलेट को, कितने ग्राम की बुलेट है, 100 ग्राम की बुलेट है, इसको अपने हाथ में ले लूँ और पर्सन की ओर फेंकूँ तो क्या वो पर्सन किल हो सकता है, नहीं होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम क्या है, कम है। अब ये मोमेंटम ज़्यादा और कम होता कैसे है, सुनो ध्यान से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। मान लो कि बुलेट है जिसका मास क्या है, 100 ग्राम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। जब गन से फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पर्सन को किल कर सकती है। एक छोटी सी बुलेट भी पर्सन को किल कर सकती है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, मास क्या है, कम है। वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम है, फिर भी हमारे पास मोमेंटम क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा है। वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या हो गया, किल हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे क्या होता, मोमेंटम कम होता तो क्या वो पर्सन किल हो जाता, नहीं होता। कैसे, अब मोमेंटम कम कैसे होगा, मान लो कि मैं कोई बुलेट है जिसका मास क्या है, 100 ग्राम है, और मैं अपने हाथों से फेंक रहा हूँ उसको, तो क्या वो पर्सन किल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसकी मोमेंटम क्या है, कम है। मतलब मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है तो मोमेंटम भी क्या होगी, कम होगी, तो वो पर्सन उस बुलेट से किल नहीं होगा जब तक उसको गन से फायर ना करें। ओके, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं मोमेंटम को और जानने का। मोमेंटम को जानने के लिए मान लो कि मेरे पास एक बड़ा सा ट्रक है, ट्रक का मास आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है ट्रक। अब एक ट्रक जो है, मान लो कि एक ट्रक से एक पर्सन टकरा जाए, ट्रक बिल्कुल कम की स्पीड से चल रहा है, मान लो कि 40 की स्पीड से एक ट्रक चल रहा है, तो एक पर्सन जब एक ट्रक से टकराता है तो एक पर्सन किल हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। अब आप कहोगे कैसे, क्योंकि हमारे पास ट्रक का मास क्या था, ज़्यादा था, चाहे वेलोसिटी कम है, चाहे वेलोसिटी क्या है, लेस है, लेकिन मास क्या है, ज़्यादा है। तो एक चीज़ ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस ट्रक ने उस पर्सन को क्या कर दिया, किल कर दिया। मतलब यहाँ पे मास ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे क्या था, मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है, दोनों के सेम ही है। ठीक है, दोनों के सेम है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, मोमेंटम की वजह से पर्सन किल हो रहा है, यहाँ पे भी पर्सन किल हो रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ है हमारे पास कि हमारे पास मोमेंटम कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे हमारे पास क्या हो,
मास और वेलोसिटी क्या हो बेटा, ज़्यादा हो, वहाँ पे हमारा मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दे तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास मोमेंटम की इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देनी है ये आपने। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे पास मोमेंटम के एसआई यूनिट। मोमेंटम के एसआई यूनिट होते हैं, मास के होते हैं केजी में, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड में, तो मोमेंटम के किस में होंगे, केजी मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसके एसआई यूनिट किस में होते हैं, हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड के अंदर। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये आपने याद रख लेना है। ओके, तो मोमेंटम के बारे में इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक और बताना चाहता हूँ मैं आपको मोमेंटम के बारे में। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, एक क्रिकेट के मैच के अंदर मान लो कोई फील्डर है, वो कैच करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने हाथों को क्या ऐसे करेगा, ऐसे करके रखेगा और उसके हाथ में कैच आएगा, तो क्या उसके बॉल नहीं लगेगी हाथों पे। जैसे बॉल आ रही है तो उसके हाथों पे अगर ऐसे करेगा, ऐसे करके रखेगा, तो बॉल हाथों पे लगेगी जोर से, और क्या होगा, हमारे पास बॉल उसके हाथ से छूट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी तेज़ी से वो बॉल आ रही है और इससे टकरा रही है, जिसकी वजह से हमारे हाथ को चोट लगती है, फील्डर के हाथ को चोट लगती है। लेकिन फील्डर क्या करता है बेटा, फील्डर क्या करता है, जैसे बॉल आती है बॉल को ऐसे करता है, बॉल को ऐसे कैच करता है पीछे की ओर। वो बॉल को पीछे की ओर कैच क्यों करता है, क्योंकि बॉल जिस स्पीड से आ रही है उसकी स्पीड को कम करने के लिए वो बॉल को पीछे लेके जाता है अपने हाथ के द्वारा, जिसकी वजह से बॉल के अंदर हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से फील्डर को चोट नहीं लगती। ओके, तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बता दिया मोमेंटम का। एक और मोमेंटम के बारे में हमें पता लग गया, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है बेटा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी, इट इज़ नोन एज ए मोमेंटम। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तब भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम हमारा ज़्यादा होगा। अगर मास और वेलोसिटी दोनों कम हुए तो मोमेंटम हमारा कम होगा। ये हमने अब तक डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूटन्स एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पहले मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी is the directly proportional to the unbalanced force applied on the body and in the direction of force। सुनो ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले देखो, हमारे पास कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है, उसकी मोमेंटम में कितना चेंज आया, कितने टाइम के अंदर आया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितना फोर्स उसके ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया है, जिस और बॉडी हमारी मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आई है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही, पहले सुन लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या हो, P जो है वो मान लो कि, जैसे मान लो कि कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि F है, F मान लो कि हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M इंटू में A। ये आगे आने वाला रिलेशन है, लेकिन पहले बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समझाने के लिए। ठीक है, मान लो कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M इंटू A के। इसका मीनिंग अगर F बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन सभी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी भी साथ के साथ क्या होती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो कि V जो है वो ऐसे है, मान लो कि ये है, ठीक है, सपोज कर लो ये कोई, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि V बढ़ा रहे हैं तो T क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर V बढ़ा रहे हैं तो T यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस क्या होता है, अगर F बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू भी हमारे साथ के साथ बढ़ती है, और इनवर्सली में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होती है, ये वैल्यू कम होती है। तो आपको पता लग गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं अच्छे से, कि कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रही, ओके। फिर वो कह रहा है कि उसकी मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है
कितने टाइम के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया है, जिस ओर वो बॉडी मूव कर रही है, वो होता है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब समझते हैं इस डेफिनेशन को फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं इसका, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैंने सब कुछ लिख रखा है ये फॉर्मूले के अंदर ही है पूरा का पूरा। तो सपोज कर लो हम लेट मानते हैं कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास क्या है बेटा, जिसका मास है m, ओके। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है हमारे पास बेटा, m है, ओके। वो क्या कर रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे ही मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो आपको पता है मास तो सेम रहता है लेकिन वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। u से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, जब उसके ऊपर हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया था। और जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो u से वेलोसिटी v होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम हमने यहाँ पे बताना है, टाइम t। एनी डाउट? कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। फिर बाद में उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमने अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया जो कि इस डेफिनेशन के अंदर दे रखा है, तो उसकी वेलोसिटी u से क्या हो जाएगी, v में चेंज हो जाएगी, और टाइम t के अंदर, ओके। अब देखो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यही निकालेंगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होती है। इनिशियल मोमेंटम का मतलब कि सबसे पहले हमारे पास जो बॉडी थी वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो आपको पता है इनिशियल मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम होती है P1। P होता है हमारे पास मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहते हो तो मैंने 1 लगा दिया तो P1। और मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में v। यहाँ पे v नहीं आएगा क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है, तो m इंटू में u आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, P1mu। फिर हमने जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसकी मोमेंटम में क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसका मीनिंग उसके मोमेंटम में भी क्या आ गया, चेंज आएगा। तो जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था तो उसकी मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया, तो P2, फाइनल के लिए P2 लगा दिया, इनिशियल के P1, और यहाँ पे U की जगह क्या लगाएंगे, V। हो गया इनिशियल और फाइनल। अब जो चेंज आया है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है P1 से P2 आया है, तो यही चेंज है हमारे पास मोमेंटम के अंदर। मोमेंटम के अंदर जो चेंज आया है वो यहाँ पे लिख देना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेटा डेल P, ये होता है P2 माइनस P1। P2 कितना दे रखा है, mv माइनस P1 mu। मास को कॉमन निकाल लेना है तो क्या आएगा, v माइनस u, तो ये डेल P होता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, उसके अंदर दे रखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। हमने चेंज ऑफ मोमेंटम तो दे लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, नीचे टी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, टी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास डेफिनेशन जो हम ऊपर कर रहे हैं अभी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है वो ये आया है, डेल P अपॉन में T mv माइनस u अपॉन में T। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, अनबैलेंस फोर्स जो हमने अप्लाई किया है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। जो अनबैलेंस फोर्स क्या कर रहे हैं बेटा, अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि जो अनबैलेंस फोर्स, मान लो कि F फोर्स अप्लाई किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ है, यही। अब बताओ, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है, इस फॉर्मूले से मैच करती है या नहीं करती, करती है। देखो कैसे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस u अपॉन में T, यही है, यही हमने निकाला है अभी तक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो अनबैलेंस फोर्स हमने अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर, किसकी डायरेक्शन में, जिस ओर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो डेफिनेशन से मैच करता है या नहीं करता, बिल्कुल मैच करता है ये फॉर्मूला। अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, v माइनस यू अपॉन में टी, देखो यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m v माइनस यू अपॉन में टी। आपको पता है
ये इतना इतना आपने देख रखा है, तो ये ए के इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन में टी, होता है या नहीं होता? तो a इसकी जगह लगा दो, तो ये क्या आएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू में a, आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि v माइनस यू अपॉन में टी क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन। तो ये आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हमारे पास क्या आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। हमें पता होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कि हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास k, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो k की वैल्यू 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, m इंटू में a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, v वेलोसिटी से मूव करने लग गया, जितना टाइम लगा, इनिशियल मोमेंटम निकाली, फाइनल मोमेंटम निकाली, चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम के अंदर चेंज आया वो निकाला, फिर कितना चेंज आया कितने टाइम के अंदर वो निकाल दिया, फिर यही जो डेफिनेशन थी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो भर दिया। फिर आपको पता है v माइनस यू अपॉन में टी किसके इक्वल होता है, a के, यहाँ पे a वैल्यू भर दी। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, k, जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, f इक्वल टू m इंटू में a। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ से इसके SI यूनिट निकालेंगे तो f इक्वल टू m इंटू में a है। तो देखो यहाँ पे f इक्वल क्या है, m इंटू में a। तो इसके SI यूनिट क्या होते हैं, m के kg में, एक्सेलरेशन के इसमें। तो f के SI यूनिट क्या आ गया बेटा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या हम इसको लिखते हैं बेटा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो न्यूटन ने अपने ही नाम पे फोर्स के यूनिट रख दिए न्यूटन। तो फोर्स के यूनिट न्यूटन में भी होते हैं और ये भी होते हैं, दोनों में से कोई भी लिख दो सही है। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो देख लेना इसको एक बार। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, किसके बेस पे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस पे हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर क्या है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड। कोई एक कांस्टेंट फोर्स है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 kg है, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, इट इंक्रीज दी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है बेटा, वो क्या कर रहा है बेटा, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। पहला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड, फिर कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब रिजल्ट निकालना है, जो फोर्स हमने अप्लाई की है, कितनी फोर्स अप्लाई की है वो हमने निकालनी है। और साथ ही साथ हमने क्या निकालना है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अगर मान लो कि हम 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाई करते गए, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी, वो हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले देखो फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास दे रखा है 5 kg, तो उसके बाद हमारे पास टाइम दे रखा है 2 सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। u दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, v दे रखा है हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन में टी। m 5 इंटू में v कितना है, v हमारे पास कितना है 7 माइनस में 3 अपॉन में t कितना है 2। तो 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, तो ये कितना आ गया 5 इंटू में 4 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया बेटा 10 न्यूटन। तो फोर्स हमने निकाल लिया यहाँ से 10 न्यूटन। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास हम 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाई करते जाएं तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उसको देखो एक बार। उसको निकालने का एक अलग ही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको पता है v इक्वल होता है u प्लस 80। यहाँ पे a
ए हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ से देखें तो एफ एम इंटू में यहाँ से ए निकालो तो ये क्या आएगा, एफ अपॉन में एम आएगा या नहीं आएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो ये क्या आएगा, वी प्लस यू प्लस ए का वैल्यू एम इंटू में टी। यहाँ पे सभी वैल्यू ऊपर वाली पुट कर दो। u कितना है 3 है, f कितना है अभी हमने निकाला है 10 इंटू में t कितना है अभी हमने निकाला था 5 सेकंड अपॉन में m कितना है 5। तो 5 से 5 कैंसल आउट तो हमारे पास कितना आएगा 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 13 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेस के ऊपर ही है। ए मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द brakes are applied. Calculate the force exerted by the brakes on a motor car if it is mass along the passenger is 1000 kg. हमारे पास क्या है बेटा, एक मोटर कार है, ठीक है, कि वो हमारे पास v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास कोई मोटर कार है, वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जब उसके ऊपर कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया गया तो जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई होती है तो उसके 4 सेकंड बाद कार हमारी क्या होती है, स्टॉप होती है। तो हमें ये बताना है कि हमने जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया तो कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया कि जब जाके हमारे पास कार हमारी क्या हुई है बेटा, स्टॉप हुई है, ठीक है। तो कितनी फोर्स हमारे पास एक्सर्ट हुई है वो हमें बतानी है। वो कह रहा है कि जो कार का मास है पैसेंजर के अलोंग कितना है बेटा 1000 kg है। तो यहाँ पे फोर्स बतानी है, ठीक है। तो मास क्या है, मास हमारे पास कितना है कार का 1000 kg। उसके बाद हमारे पास क्या है टाइम, u कितना है, u को किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो क्या लगाएंगे ऊपर 1000 नीचे, ठीक है। तो ये कट कटा के हमारे पास कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो u हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आया। v कितना है, v 0 है, क्योंकि हमने कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो v 0 है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m v माइनस यू अपॉन में t। m कितना है 1000 इंटू में v कितना है, v 0 है माइनस u 30 है अपॉन में t कितना है, t हमने निकाला है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1000 इंटू में माइनस 30 अपॉन में 4। इसको काट दोगे, काटने पर हमारे पास क्या आएगा, ये कट गया तो ये आएगा 700, इतना ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, हमारे पास फोर्स का आंसर आ गया। फोर्स हमारे पास कितनी आ गई बेटा 7500 न्यूटन, ओके, इतनी फोर्स आई है। लेकिन ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो लगी है कार के ऊपर वो अपोजिट साइड में लगी है, जिसके कारण हमारी कार जो है, मोटर कार जो है वो क्या हुई है बेटा, स्टॉप हुई है, ओके। अपोजिट फोर्स लगाएंगे तभी हमारी कार क्या होगी, स्टॉप होगी। तो इतनी फोर्स हमने अप्लाई की जब हमारी जाके कार 4 सेकंड पे जाके क्या हुई, स्टॉप हुई, ओके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास ऑफ m1। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन, और उसका मास क्या है, सपोज कर लो m1 है, ठीक है। फिर उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, मास m1, ठीक है। फिर जिसका मास m2 है उसके ऊपर एक्सेलरेशन हमारी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारे पास मास 2 हैं, एक m1 है और एक दूसरा m2 है, दोनों की एक्सेलरेशन भी क्या है, अलग अलग है। तो हमारे पास अब क्या निकालना है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर मान लो कि मास दोनों को इकट्ठा जोड़ दो, मान लो कि m1 और m2 को इकट्ठा जोड़ दें मास को, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो m1 निकालना चाहते हैं तो F/A1, ये कहाँ से आया फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला हमारे पास था m इंटू में a। तो यहाँ से m निकाल लिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, m1 और m2 दो मास दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने m1 f अपॉन में a1 ले लिया और यहाँ पे m2 f अपॉन में a2। देखो यहाँ पे a1 क्या दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f क्या दे रखा है 5 न्यूटन दे रखा है दोनों के लिए। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो तो m1 कितना आ गया 0.5 kg। कोई डाउट नहीं है। अब देखो f हमारे पास दोनों के लिए सेम था, एक्सेलरेशन अलग अलग है। पहले वाले के लिए 10 था एक्सेलरेशन और इसके वाली क्या है 20 है, तो इसके अंदर फिल कर दो तो ये आ गया। अब दोनों मास आ गए m1 और m2, दोनों मास को इकट्ठा कर दो क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है तो दोनों मास को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा कर दिए तो दोनों मास का आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.75 kg। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है m/f/m। एक तो होता है एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ये वाला, लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए ये वाला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास, यहाँ से f = m इंटू में a। ओके, तो a f/m, तो 5 अपॉन में 0.75, तो कितना आ गया आंसर बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब दो मास को इकट्ठा कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आज हमने बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो डन कर लिए हैं। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर भी डन कर लिए हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके बाद मोमेंटम के बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल हमने आज डन किए हैं। कल हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।